नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। सरकार और किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में 10वें दौर की हुई बैठक। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त समिति की पहली बैठक हुई। उपराष्ट्रपति ने कृषि प्रतिभाओं को युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने के लिए उपाय करने की अपील की। कोविड-19 टीकाकरण की नवीनतम स्थिति की अस्थायी रिपोर्ट। भारत में कोविड की रिकवरी दर 96.59% के स्तर पर पहुंचा। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने 20 जनवरी को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित 10वीं बैठक में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अगले दौर की वार्ता की। उन्होंने किसान संगठनों को आंदोलन के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया और आंदोलन समाप्त करने के लिए पुनः आग्रह किया। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश उपस्थित थे। सरकार द्वारा कहा गया कि अब तक कृषि सुधार से संबंधित तीनों कानूनों तथा एमएसपी के सारे आयामों पर बिंदुवार सकारात्मक चर्चा नहीं हुई है और उन्हें किसान आंदोलन को संवेदनशीलता से देखना चाहिए। कृषि मंत्री ने पुनः आग्रह करते हुए कहा कि कानूनों को रिपील करने के अलावा इन प्रावधानों पर बिंदुवार चर्चा करके समाधान किया जा सकता है और यदि संगठनों को इन कानूनों पर ऐतराज है या वो कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो सरकार उन बिंदुओं पर आपसे चर्चा करने के लिए सदैव तैयार है। पिछली बैठकों में अन्य विकल्पों पर चर्चा न होने की वजह से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया था, अतः सरकार ने इस चर्चा को सार्थक बनाने का आग्रह किया। किसानों की जमीन हड़पी जाने संबंधी भ्रांति दूर करते हुए तोमर ने साफ तौर पर कहा कि इन कानूनों के रहते कोई भी व्यक्ति देश में किसानों की जमीन हड़पने की ताकत नहीं रखता। सरकार खेती को आगे बढ़ाने और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। परम श्रद्धेय सर्वंश दानी गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर कड़कड़ाती सर्दी में चल रहे किसान आंदोलन की समाप्ति को दृष्टिगत रखते हुए सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया कि कृषि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन को 1 से 1.5 वर्ष तक स्थगित किया जा सकता है। किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वो सरकार के प्रस्ताव पर 21 जनवरी को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और दिनांक 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में संपन्न होने वाली बैठक में सरकार को अवगत कराएंगे। परम पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है और हमारी कोशिश थी कि गुरु गोविंद सिंह जी का स्मरण करके बैठक प्रारंभ हो और आज ही बैठक में कोई न कोई निर्णय हो जाए। किसान यूनियन परंपरागत रूप से अपनी रिपील की मांग पर थी और सरकार खुले मन से, बड़े हृदय से कानून के प्रावधान के अनुसार विचार करने और संशोधन करने के लिए तैयार थी। चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। सब तरफ से विचार आए और चर्चा नरम और गरम होती रही। कई दौर चर्चा के हुए। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि आज का दिन गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। इस पावन प्रकाश पर्व पर कोई हल निकल आए, ये सरकार की बहुत तीव्र इच्छा थी और इसलिए हम लोगों ने सरकार की ओर से
यूनियन को ये प्रस्ताव दिया कि आपके मन में जो शंकाएं हैं वो समाधिस्थ हो सकें और सरकार खुले मन से इन विषयों पर विचार करने के लिए तैयार है। यह विश्वास आपके मन में जाग पाए। अभी आप सबके ध्यान में है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अल्प समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है। क्रियान्वयन कुछ दिनों तक नहीं हो सकेगा, लेकिन पूर्व में भी और आज भी हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए। और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी अपना काम कर रही है। किसान के प्रति, किसान आंदोलन से उत्पन्न परिस्थितियों के प्रति सरकार की भी सीधी जवाबदारी है और इसलिए हम अपनी जवाबदारी को निर्वहन करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हाल ही में अधिसूचित 3 कृषि कानूनों पर चिंतित हितधारकों के साथ चर्चा करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से 12 जनवरी के आदेश से नियुक्त समिति ने 19 जनवरी को पहली बैठक की। समिति ने किसानों, किसानों की संस्थाओं, किसान संघों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा करने के बाद अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए अपनी अगले 2 महीने की गतिविधियों के रोड मैप पर चर्चा की। आइए देखते हैं इस पर आधारित एक रिपोर्ट। बैठक में डॉक्टर अशोक गुलाटी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल घनावत, अध्यक्ष शेतकारी संगठन और डॉक्टर प्रमोद जोशी, दक्षिण एशिया के लिए पूर्व निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान शामिल हुए। मीडिया को संबोधित करते हुए अनिल घनावत ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार सीमित देश में किसानों और किसानों की संस्थाओं के साथ चर्चा करेगी, जिनमें कृषि कानूनों के समर्थक और विरोधी दोनों शामिल होंगे। समिति राज्य सरकारों, राज्य विपणन बोर्डों और अन्य हितधारकों जैसे किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों आदि के साथ बातचीत करेगी। समिति बहुत जल्द किसान यूनियनों और संघों को कृषि कानूनों के बारे में अपने विचारों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करेगी।
यहाँ तक कि किसान व्यक्तिगत रूप से भी पोर्टल पर अपने विचारों को बता सकते हैं, जिसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। समिति चिंता के सभी विषयों पर लोगों की राय को समझने के लिए उत्सुक है, ताकि वो सुझावों को दे सके जो निश्चित तौर पर भारत के किसानों के हित में होंगे। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कृषि प्रतिभाओं को एग्रो ब्रेन ड्रेन से रोकने एवं युवाओं को फार्मिंग को एक व्यवसाय के रूप में लेने की ओर आकर्षित करने के लिए उपाय करने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने ये टिप्पणियां नीति आयोग, कृषि मंत्रालय एवं खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा आयोजित 2030 की दिशा में भारतीय कृषि किसानों की आय बढ़ाने, पोषण सुरक्षा एवं टिकाऊ खाद्य प्रणालियों के लिए राह पर राष्ट्रीय संवाद का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करते हुए की। आइए देखते हैं इस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा। शिक्षित युवाओं के बीच कृषि में दिलचस्पी की बढ़ती कमी पर चिंता जताते हुए श्री नायडू ने विचार व्यक्त किया कि बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश, बढ़ती कृषि इनपुट लागत और लाभ में हो रही कमी ने कृषि को युवाओं के बीच एक कम पसंदीदा पेशा बना दिया है। कृषि इनपुट लागतों में भारी बढ़ोतरी हो गई है। नायडू ने नीति निर्माताओं एवं अन्य हितधारकों से इनपुट लागत में कमी लाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जैविक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। रासायनिक खेती से दूर रहने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जैविक कृषि किसानों, उपभोक्ताओं एवं पर्यावरण सभी के लिए लाभदायक है। उन्होंने जैविक कृषि को न केवल एक समृद्ध राष्ट्र के लिए बल्कि एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए भी एक जन आंदोलन बनाने की अपील की। कृषि को भारत की आत्मा करार देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये न केवल हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था और आजीविका के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कृषि भारत की इकोलॉजी, संस्कृति एवं सभ्यता का स्तंभ है। उपराष्ट्रपति ने भारतीय कृषि के सामने आ रही 4 महत्वपूर्ण समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनमें से सबसे पहली चुनौती हमारी बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा तथा बेहतर पोषण की है। नायडू ने रेखांकित किया कि दूसरी चुनौती प्राकृतिक संसाधनों, भूमि, जल, वन इत्यादि के टिकाऊपन की है। उन्होंने ऐसी प्रौद्योगिकियों पर फोकस बढ़ाने की इच्छा जताई जो जल उपयोग दक्षता बढ़ाती है। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने भारत में कृषि संबंधी कार्यों में महिलाओं की बढ़ती संख्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए नीति निर्माताओं से महिला कृषकों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने की अपील की। हाल के रेगिस्तानी टिड्डियों के हमलों, वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी तथा बर्ड फ्लू का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आपदा सुरक्षित खाद्यान्न एवं कृषि प्रणालियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने तथा विशेष रूप से समाज के निर्बल वर्गों के स्वास्थ्य एवं पोषण की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि किसानों को पोल्ट्री, डेयरी तथा बागवानी जैसे संबद्ध कार्यकलापों को आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे कि फसल के खराब हो जाने की स्थिति में उन्हें आय प्राप्त हो सके। ये नोट करते हुए कि ऋण माफी एवं सब्सिडियां किसानों को अस्थायी राहत प्रदान करती है और स्थायी समाधान नहीं है। नायडू ने कहा कि किसानों को लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों ही तरह के उपाय किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कृषि को लाभदायक और व्यवहार्य बनाने के लिए ई-मार्केटिंग, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, अबाधित बिजली आपूर्ति तथा समय पर कर्ज दिए जाने जैसे विभिन्न उपाय गिनाए। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि हमारे किसानों एवं नीति निर्माताओं की सूक्ष्म बुद्धि और कड़ी मेहनत सुनिश्चित करेगी कि हम अपनी महान सभ्यता के शरीर एवं आत्मा दोनों का ही विकास करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक टीके लगाए गए। अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार 7,704 सत्रों के माध्यम से आज तक कुल 3,81,305 लाभार्थियों को टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड-19 टीकाकरण की नवीनतम स्थिति की अस्थायी रिपोर्ट, जिसमें राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में कितने टीकाकरण किए गए उन लोगों की संख्या दर्ज है। जैसे दिल्ली में 12,902,
बिहार में 47,395, छत्तीसगढ़ में 10,872, आंध्र प्रदेश में 65,597, गुजरात में 21,832, हरियाणा में 28,771, हिमाचल प्रदेश में 5,049, कर्नाटक में 82,975, केरल में 24,007, मध्य प्रदेश में 18,174, महाराष्ट्र में 33,484, ओडिशा में 60,797। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। भारत में कोविड से ठीक हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों की तुलना में बढ़कर 1 करोड़ से अधिक हो गई है, जो कि लगभग 50 गुना अधिक है। लगभग 8 महीनों के बाद रोजाना होने वाली मौत की संख्या भी घटकर 145 रह गई है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। देश में ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या 1,02,11,342 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 2,08,012 है। देश में लगभग 8 महीनों के बाद पिछले 24 घंटों के दौरान 150 से कम मरीजों की मौत दर्ज हुई है। 15 राज्यों में कोविड से कोई मौत नहीं हुई है, जबकि 13 राज्यों में 1 से 5 दैनिक मौत हुई है और 4 राज्यों में 5 से 10 दैनिक मौत होने की जानकारी मिली है। केरल में एक दिन में सबसे अधिक नए मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्रमशः 2,342 और 855 नए मरीज ठीक हुए हैं। केरल में सबसे अधिक संख्या में नए मामलों की जानकारी मिली है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्रमशः 3,081 और 745 नए मामले दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में 50 लोगों की मौत हुई है, जबकि केरल और पश्चिम बंगाल में क्रमशः 21 और 12 मौत के नए मामलों का पता चला है। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था। 1,06,792.14 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 79.51 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 453,65,000 मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 565,63,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। 565,63,000 मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202,77,000 मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 35.85% है। वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 1,06,792 करोड़ 14 लाख रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है। खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल समर्थन योजना के तहत 61,66,000 मीट्रिक टन
दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1616 करोड़ 8 लाख रुपए की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 2,97,305.10 मीट्रिक टन की खरीद की। 52 करोड़ 40 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक है। 84,80,544 कपास की गांठें खरीदी गई, जिनका मूल्य 24,803 करोड़ 63 लाख रुपए है, जिससे 17,27,601 किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए अब जानते हैं कृषि सुधार के लिए बनाए गए 3 नए कानूनों पर किसानों की राय। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020 के कृषि कानून का तमिलनाडु के किसानों ने स्वागत किया है। इस कानून से किसानों को 30 से 40% की मूल्य वृद्धि प्राप्त हुई है। कानून के माध्यम से किसान जिस दिन अपनी फसल बेचते हैं, उन्हें उसी दिन उसका भुगतान मिल जाता है। तमिलनाडु के किसानों ने नवंबर महीने में नीलामी के माध्यम से नारियल को ऊंची बोली में बेचा, जिसमें किसानों को प्रत्येक नारियल पर काफी फायदा हुआ। मैं अपनी उपज बिना किसी बिचौलिए के बेचने में सक्षम हूँ। इस व्यवस्था को जारी रहना चाहिए, इससे हमें काफी फायदा होगा। नए कृषि कानून किसानों के लिए अधिक लाभदायक साबित हुए हैं। किसान बिना किसी बिचौलिए की मदद से सीधे तौर पर अपनी फसल को बेच सकते हैं और बेची गई फसल का मूल्य सीधा किसान के खाते में जाता है। इससे किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।